ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने थर्ड लर्निंग आउटकम पे चलते हैं, जो कि है कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन। तो आइए देखते हैं कि हम अपने वोल्टेज रेगुलेशन जो अभी हमने निकाला वो एग्जैक्ट आपका वोल्टेज रेगुलेशन था, बट हम क्या करते हैं कि अपने ट्रांसफार्मर के लिए अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालते हैं। तो वो हम देखते हैं कि आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन, अभी हमने जस्ट अपने जो पिछले जो लर्निंग आउटकम है उसमें हमने एक इक्वेशन लिखा था कि जो आपका V इन होता है वो फेजर सम होता है आपके सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V और आपके वाइंडिंग के इम्पिडेंस के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप से। ठीक है, तो अब अगर हम इस इक्वेशन से अगर फेजर डायग्राम बनाना चाहें और उसमें हमने क्या किया था, वोल्टेज को अपना रेफरेंस लिया था। तो अगर हम वोल्टेज को अपना रेफरेंस लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमने वोल्टेज को रेफरेंस लिया तो सपोज ये हमारा V है जिसको हमने रेफरेंस लिया है, और अगर हम अपने लैगिंग पीएफ पे बात करें तो आपका जो करंट होता है वो आपके वोल्टेज से लैग करता है सम एंगल फाई। ठीक है, तो अब हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका Z इक्विवेलेंट है वो R इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट का समेशन है, फेजर सम है। तो यानी कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस भी हो रहा है और रिएक्टेंस के क्रॉस भी हो रहा है। तो जब आप अपना सर्किट थ्योरी का जो एसी एनालिसिस पढ़ते हैं तो आप उसमें फेजर डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर कोई वोल्टेज V है और उससे कोई करंट I पास हो रहा है तो दोनों वोल्टेज और करंट अपने सेम फेज में होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है, कोई भी आपका एनर्जी स्टोर नहीं करता, तो इन दोनों के बीच का जो फेज एंगल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, सेम फेज में होता है आपका करंट आपके वोल्टेज के। लेकिन अगर आपका कोई इंडक्टिव सर्किट है या इंडक्टिव कॉइल है और उसके क्रॉस का वोल्टेज अगर VL है और उससे कोई करंट आपका IL पास हो रहा है तो आपको पढ़ाया जाता है कि जो IL है वो आपके VL से लैग करता है, और अगर वो कॉइल 100% इंडक्टिव सर्किट है तो आपका करंट जो होता है वो वोल्टेज से एग्जैक्ट 90 डिग्री से आपका लैग करता है। और अगर यही आपका कैपेसिटेंस है, उसके अक्रॉस का वोल्टेज अगर VC है और उससे कोई करंट IC पास हो रहा है और वो कैपेसिटर अगर 100% कैपेसिटिव सर्किट अगर क्रिएट कर रहा है तो जो करंट होगा वो आपके वोल्टेज से लीड करेगा और एग्जैक्ट 90 डिग्री से लीड करेगा। तो ये आपका बेसिक जो है जिसको आप किसी भी सर्किट के लिए आप फेजर डायग्राम बनाने के लिए यूज करते हो। तो हम यहाँ पे देखें तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पहले R इक्विवेलेंट के अक्रॉस हो रहा है, यानी कि IR इक्विवेलेंट आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जो कि आपके वोल्टेज और करंट के डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन आपने लिया है I, जो कि V से फाई एंगल से लैग कर रहा है, तो आपका जो IR इक्विवेलेंट होगा वो भी I के डायरेक्शन में होगा, यानी कि I के पैरेलल में होगा। यानी कि क्योंकि यहाँ पे जो आपका इनपुट वोल्टेज V इन है वो आपके वोल्टेज समेशन, फेजर वोल्टेज समेशन है, तो यहाँ पे जो V है उसके साथ आपका IR इक्विवेलेंट ऐड होगा, बट वो जो डायरेक्शन होगा वो I के डायरेक्शन में होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का फेजर एंगल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। अब जो आपका जो सेकेंड जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो X इक्विवेलेंट के अक्रॉस हो रहा है, और X इक्विवेलेंट के वोल्टेज अक्रॉस होने का मतलब है कि आपका रिएक्टेंस जो है, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, उस इंडक्टिव रिएक्टेंस में आपका जो करंट होता है वो आपके वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है, या इसको आप रिवर्स में बोल सकते हैं कि जो आपका इंडक्टिव यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के क्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो आपके करंट से 90 डिग्री से लीड करता है। तो अगर आपका यहाँ IR इक्विवेलेंट आपके I के डायरेक्शन में है और आपका जो JI X इक्विवेलेंट होगा वो आपके करंट से 90 डिग्री से लीड करने का मतलब है वो अगर IR इक्विवेलेंट पे अगर लीड करता है तो वो IX इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करेगा, और यही IR इक्विवेलेंट और JIX इक्विवेलेंट का जो फेजर सम है वो आपको IZ इक्विवेलेंट देता है। और इस और जो आपने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है उस इक्वेशन में V प्लस IZ इक्विवेलेंट आपका कहलाता है V इन, यानी इनपुट वोल्टेज। तो आपका जो इनपुट वोल्टेज होगा वो ये होगा
ठीक है। तो ये आपका फेजर डायग्राम है जो अभी आपने ऊपर में इक्वेशन लिखा। जब मैं इक्विवेलेंट सर्किट आपको पढ़ा रहा था ट्रांसफार्मर का, उसके बाद जब हम फेजर डायग्राम डिस्कस किया था हमने, तो मैंने आपको वहीं पे बताया था कि जो भी सर्किट दिया हुआ हो उससे आपको आपका फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे। जो भी आपका जो वोल्टेज और करंट इक्वेशंस बनते हैं आपके सर्किट में, वो आपको निकालो और उस इक्वेशन को जब जस्ट आप फॉलो करोगे तो आपका फेजर डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो सेम चीज आपने यहाँ भी देखा, मैंने एक इक्वेशन लिखा V in इज इक्वल टू V प्लस IZ इक्विवेलेंट, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे अपना फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। अब यहां से हमें निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका IR इक्विवेलेंट और IZ इक्विवेलेंट है, इसके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा इक्विवेलेंट होगा। अभी जस्ट जब हम वोल्टेज रेगुलेशन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल डिस्कस किया था, जिसमें R और Z के बीच का एंगल को आप थीटा इक्विवेलेंट लिख रहे थे। तो वो आपका यहाँ पे उस R इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट में अगर I से मल्टीप्लाई कर दे तो वो R इक्विवेलेंट और IZ इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो IR इक्विवेलेंट और IZ इक्विवेलेंट के बीच का एंगल है वो थीटा इक्विवेलेंट है। अब अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी हमारा जो रेफरेंस है उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पे अब देखें तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज V है वो x एक्सिस के डायरेक्शन में है, और जो V इन है वो कुछ एंगल से लीड कर रहा है आपके V से। तो V और V इन के बीच का जो एंगल होता है आप उसे लोड एंगल या पावर एंगल डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो अब डेल कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे जो आपके V और V इन के बीच का जो एंगल है वो आपका डेल है, जिसको आप लोड एंगल या पावर एंगल कहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है तो मैंने आपको बताया था जब भी हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं तो वहां पे हम उसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालते हैं, ना कि हम उसके एंगल का निकालते हैं डिफरेंस। तो अगर उस केस में देखें तो अब यहाँ पे अगर हमें V इन और V के बीच का डिफरेंस निकालना है बिना एंगल के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस V इन का प्रोजेक्शन करना पड़ेगा अपने एक्स एक्सिस पे, और जिस पॉइंट पे वो मिलेगा वो आपका V इन रिप्रेजेंट करेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे नेमिंग करूं तो आपका जो ये पॉइंट है इसको आपने O मान लिया, V तक आपका A है, और जहां पे आपके V इन का प्रोजेक्शन हो रहा है उसे आप VB मान लो। तो अब अगर हम देखें तो आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, यहाँ पे जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो होगा OB यानी V इन माइनस OA यानी कि V अपॉन OA, ये आपका पर यूनिट वैल्यू। यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो आ रहा है OB माइनस OA अपॉन OA, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू V इन माइनस V अपॉन V। तो यहाँ पे OB है वो V इन को रिप्रेजेंट कर रहा है, OA है वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो OB माइनस OA अपॉन OA आपका हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। अब यहाँ पे क्या आता है कि अब आपको ये तो आपका एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन है जो कि आपने लिखा, बट ये तो फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पढ़ा था, लेकिन यहां से मुझे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला ड्राइव करना है, या फिर हम बोले कि एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन ड्राइव करना अपने वोल्टेज रेगुलेशन का, जो कि हम आगे फर्दर इसको यूज करने वाले हैं। और सेम इसी पैटर्न पे जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वो आप अपने पावर सिस्टम में भी ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हो। अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपका V इन है उस वहां से जो हम प्रोजेक्शन ले रहे थे, प्रोजेक्शन ना ले करके अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ले अपने एक्स एक्सिस पे और उसको नाम दे दे C। तो अब देखें तो यहाँ पे B और C के बीच में एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है जिसको हम नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। फॉर अप्रोक्सीमेशन अगर हमने OC इज इक्वल टू OB मान लिया कि अप्रोक्सीमेटली ये आपका जो OC है वो OB के इक्वल है, क्यों? क्योंकि यहां पे हम अपना जो लोड एंगल डेल है उससे 0 मान के चल रहे हैं।
ठीक है। तो उस केस में आपका जो OC है हमने माना कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OB है। अब यहां से अगर हम अपना अप्रोक्स वोल्टेज रेगुलेशन अगर हम निकालना चाहें तो अब आपका जो V इन रिप्रेजेंट कर रहा है वो OC रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब वो हो जाएगा OC माइनस OA अपॉन OA। अब OC माइनस OA आपका बन जाएगा AC। तो OC माइनस OA इज इक्वल टू लिख सकते हैं AC अपॉन OA। ठीक है, जहां पे आपके AC और जो V इन है इसके बीच का जो एंगल है आप लिख सकते हो थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई। क्यों? क्योंकि आपका अगर यहां पे देखें कि अगर आपका करंट I आपके V से फाई एंगल से लैग कर रहा है तो आपका जो IR इक्विवेलेंट होगा वो भी फाई एंगल से लैग कर रहा होगा, और IR इक्विवेलेंट और IZ इक्विवेलेंट के बीच का एंगल थीटा इक्विवेलेंट, तो IZ इक्विवेलेंट और AC के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई कहेंगे हम। तो अब यहां से अगर देखें तो आपका अगर हम इसे V इन वाले जो नोड है अगर हम उसे D से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ACD अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और उसमें अगर मुझे लिखना हो तो हम यहां से देखें, अगर मेरा अगर मैं यहां पे सेपरेट करूं AC एंड D को, तो इसके बीच का एंगल हमने अभी जस्ट देखा थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरा जो AC होगा वो क्या होगा। अब यहां पे ये जो आपका है हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव। तो कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस है AC और हाइपोटेनस है AD। ठीक है, तो हम यहां से AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AD कॉस ऑफ थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव, और AD का वैल्यू क्या है, IZ इक्विवेलेंट कॉस ऑफ थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव। तो यहां पे AC इज इक्वल टू हमें मिला IZ इक्विवेलेंट कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव, तो इसको हम AC की जगह पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो OA है वो V है, तो अगर आपने इसको पुट किया अपने अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है आपका R इक्विवेलेंट में, तो AC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं IZ इक्विवेलेंट कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव अपॉन V। OA मेरा V था, तो अब यहां पे हम इसे और लिख सकते हैं Z इक्विवेलेंट कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव अपॉन V माइनस V अपॉन I, और यहां पे V और I दोनों आपके फुल लोड सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज और करंट का वैल्यू है। तो हमें पता है कि अगर आपका यहाँ पे अगर मैं V और I को आपके वोल्टेज और करंट का अगर मैं बेस वैल्यू लूं तो V अपॉन I आपका जेड बेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो Z इक्विवेलेंट कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव अपॉन Z बेस। और हमें पता है कि किसी भी एक्चुअल वैल्यू में अगर बेस वैल्यू से डिवाइड कर दे तो वो उसका पर यूनिट वैल्यू बताता है। दैट मीन्स कि यहां पे मुझे अपना अप्रोक्सीमेटेड वोल्टेज रेगुलेशन का पर यूनिट वैल्यू मिलने वाला है, जो है तो हमें यहां पे अप्रोक्सीमेटेड वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू मिल गया ZPU cos थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव।
ओके तो यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला। पहले हमें क्या करना था कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए V इन पी यू माइनस 1 कर रहे थे हम। अब जो हमें मिला है यहाँ पे मिला है जेड पी यू कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस 5। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम और अगर हम लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जेड पी यू कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस 5 को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर इसको और हम ट्रिगोनोमेट्रिकली अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्विवेलेंट cos phi प्लस साइन थीटा इक्विवेलेंट साइन phi। तो हम इसी को और लिख सकते हैं जेड पी यू कॉस थीटा इक्विवेलेंट cos phi प्लस जेड पी यू साइन थीटा इक्विवेलेंट साइन phi। तो अब यहां से देखें जो हमारा जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बन रहा था, उस इम्पीडेंस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो हमारा जो आर पी यू है वो आपका बेस हो रहा था, जे एक्स पी यू आपका परपेंडिकुलर हो रहा था और जेड पी यू आपका हाइपोटेनस हो रहा था। यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट में सब में बेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो सबका पर यूनिट वैल्यू लिख दिया। और आपके जेड पी यू और आर पी यू के बीच में जो एंगल बन रहा था वो थीटा इक्विवेलेंट था। तो यहाँ पे हम अगर कॉस थीटा इक्विवेलेंट लिखते हैं तो वो हो जाता है आर पी यू अपॉन जेड पी यू। तो यहाँ से आपका आर पी यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जेड पी यू कॉस थीटा इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर हम लिखें साइन थीटा इक्विवेलेंट तो उसके लिए लिख सकते हैं एक्स पी यू अपॉन जेड पी यू। तो यहां से एक्स पी यू इज इक्वल टू जेड पी यू साइन थीटा इक्विवेलेंट। तो यहां पे जो आपका जेड पी यू कॉस थीटा इक्विवेलेंट है ये आपके आर पी यू को डिनोट कर रहा है और जेड पी यू साइन थीटा इक्विवेलेंट है ये एक्स पी यू को डिनोट कर रहा है। तो अब हम आसानी से आपका जो अप्रोक्सीमेटेड वोल्टेज रेगुलेशन है हम लिख सकते हैं आर पी यू कॉस फाई प्लस एक्स पी यू साइन फाई। यानी कि यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें अप्रोक्सीमेटेड वोल्टेज रेगुलेशन का जो इक्वेशन है वो मिलता है, जो कि है अप्रोक्सीमेटेड वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू हमें सबसे पहले मिला जेड पी यू कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई, और जो कि फिर से सिंप्लीफाई होकर हमें मिला आर पी यू कॉस फाई प्लस एक्स पी यू साइन फाई। और ये जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन है हमें आगे बहुत मदद करने वाला है, सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग इस पे ये है कि ये जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है ये सेम फॉर्मूला जब आप पावर सिस्टम पढ़ते हो तो उस पावर सिस्टम में भी हम ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं वहां पे भी आपको ये सेम फॉर्मूला मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके एग्जाम में। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से अराइज होता है, या फिर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन भी इस पे पूछा सकता है। वो न्यूमेरिकल आपका ऑब्जेक्टिव बेस भी हो सकता है या फिर आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पहुँचाना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस पे करने वाला है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अपने जो टॉपिक पर यूनिट कैलकुलेशन एंड वोल्टेज रेगुलेशन का हमने अपना जो थर्ड लर्निंग आउटकम है वो भी अचीव कर लिया, जो कि था कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेटेड वोल्टेज रेगुलेशन। वहां से हमने दो इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो भी डिराइव किए, जो कि हम आगे अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो हर कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का डिस्कशन होगा, तो उस पॉइंट पे हम इस पॉइंट को रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको सेम फॉर्मूला मिलने वाला है जब आप इसको पावर सिस्टम में पढ़ोगे, ट्रांसमिशन लाइन, उसमें जब ट्रांसमिशन लाइन में जब वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं तो वहाँ पे जो आपको आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मिलेगा वो सेम यही फॉर्मूला मिलेगा। तो
हमने यहाँ पे अपना थर्ड लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब करते हैं आपका हम नॉलेज चेक।